Hello everyone, welcome back to Biology Discoveries. Today lecture is on the topic of क्रोमोसोम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। इसी तरीके से वन बाय वन मैं डेली एक एक टॉपिक करके चैनल पे अपलोड करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प इससे मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है क्रोमोसोम जो है आर द न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलिटी एंड फंक्शन। अगर हम सिंपल हम देखते हैं क्रोमोसोम को तो हम इसका स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर देखते हैं। सेल के अंदर स्पेशली जो न्यूक्लियस होता है ऑर्गेनल, उसके अंदर हम डीएनए को हम देखते हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये उस डीएनए की ही कंडेंस फॉर्म होती है। जब डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अपने बहुत ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं कि कंजर्व्ड या टाइट स्ट्रक्चर में पैक्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये हमें स्पेशली जब सेल साइकिल का स्टेजेस चल रहा होता है, जब मेटाफेज स्टेज होती है, उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोम क्या है? आर द न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलिटी एंड फंक्शन। दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, ये कैपेबल होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए, एंड प्ले ए वाइटल रोल इन, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस में देखा गया है? हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द स्पीशीज़। इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल जो है इन सभी में देखा गया है कि किस तरीके से म्यूटेशन हो रही है, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। वेरिएशन जो भी आ रही है टाइम टू टाइम स्पीशीज़ में, मतलब हर चीज़ में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अब हम जब इसके टाइप्स देखते हैं क्रोमोसोम की, तो मैं नेक्स्ट जो मेरा आगे लेक्चर आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगी इसका नेक्स्ट कि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम का एंड इसका फंक्शन क्या है, और ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी। अभी के लिए जैसे मैं अगर हम इसका टाइप देखें, मॉर्फोलॉजी देखें, जो टाइप है क्रोमोसोम की अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बेसिस पे इसको 4 में डिवाइड किया गया है। कि कौन कौन से हैं? टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। जैसे इसका स्ट्रक्चर ही इंडिकेट कर रहा है कि जो टिलोसेंट्रिक होते हैं वो एक ऐसे क्रोमोसोम कहे जाते हैं जिनमें सिर्फ एक आर्म होती है और जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक पे भी यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी, बस इसमें हमें सेंट्रोमेयर के ऊपर एक छोटी सी आर्म देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल टिप में हमें सेंट्रोमेयर नहीं दिखता है। टिप पे सेंट्रोमेयर होने के साथ साथ वहाँ पे हमें एक छोटी सी आर्म देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम जब सब मेटासेंट्रिक देखते हैं तो इसमें हमें इसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल चेंज दिख रहा है। जैसे हमें दिख रहा है कि सेंट्रोमेयर के साथ एक हमें आर्म देखने को मिल रही है जो थोड़ी सी लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एक्रोसेंट्रिक। एंड मेटासेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम हम कह सकते हैं जिसमें जो सेंट्रोमेयर है उसकी पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे है और दो लॉन्ग आर्म जो हैं उसके ऊपर और नीचे प्रेजेंट है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर ये इसको क्लासीफाई किया गया है क्रोमोसोम को। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे थ्योरी बेसिस पे भी इसको डिस्कस किया गया है कि जो टिलोसेंट्रिक होते हैं, द रॉड लाइक क्रोमोसोम विच हैव द सेंट्रोमेयर ऑन द प्रोक्सिमल एंड आर नोन एज ए सेंट्रोमेरिक क्रोमोसोम। एक ऐसे क्रोमोसोम जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है जिनमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं टिलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में भी हम क्या बोलते हैं कि ये रॉड लाइक शेप है, बट दिस हैव द सेंट्रोमेयर एट वन एंड, पर जिसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो वन एंड पे प्रेजेंट होता है एंड दस गिविंग ए वेरी शॉर्ट आर्म, जो हमें बिल्कुल बहुत छोटी सी आर्म हमें देखने को मिलती है। द लोकटस हैव द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये एक नाम दिया गया है लोकटस। इसमें जो हमें एक्रोसेंट्रिक है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक्रोसेंट्रिक इसमें हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो जे शेप होते हैं या एल शेप होते हैं। इन दिस द सेंट्रोमेयर अक्कर नियर द सेंटर और एट द मीडियम पोजीशन ऑफ द
क्रोमोसोम। इसमें जो सेंट्रोमियर होते हैं वो बिल्कुल टिप पे नहीं दिखेंगे हमें, वो हमें नियर द सेंटर देखने को मिलेगा, सेंटर में नहीं, नियर द सेंटर। एंड दस फॉर्मिंग टू अनइक्वल आर्म्स की वजह से हम इसमें अनइक्वल फॉर्म आर्म्स की लेंथ जो है देखने को मिलती है, एक लॉन्ग होगी और जो दूसरी होगी वो थोड़ी स्मॉल होगी। नेक्स्ट आ जाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं स्पेशली वी शेप हमें देखने को मिलेगा इनका स्ट्रक्चर। एंड इन दिस क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर अकर इन द सेंटर एंड फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म। जो इसमें क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा और वो फॉर्म करेगा टू इक्वल आर्म्स को, जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर में इसका देखा हमने किस तरीके से वो वी शेप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। एम्फीबियन हैव मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें स्पेशली हमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो मतलब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो डीएनए, जैसे मैंने बताया था कि डीएनए ही जो है कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। जब डीएनए बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में आ जाता है वही उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो कंपोजिशन अगर हम क्रोमोसोम की देखते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा सबसे पहले और कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगी, जिसमें से हम बोल सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं मिलकर क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम में हेल्प करती है बनाने में। और इसमें राइबोसोम्स भी हैं और इसमें आरएनए भी हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा डीएनए जो है वो एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिसकी जो कंपोजिशन या कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं कितनी होती है, 40%, ठीक है। देन हिस्टोन प्रोटीन 20 से 30%। जो हिस्टोन प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होगा कि डीएनए की पैकेजिंग करने में हेल्प करेगी। पैकेजिंग का मतलब उसको और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में करने की कोशिश करती है ये हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 20% है, जिसमें हम देखते हैं कि इनका मेन काम क्या होता है, इंजाइमेटिक एंड रेगुलेटरी फंक्शंस का। एंड आरएनए जो है वो लेस देन 5% है और इसका काम क्या होता है कि रेगुलेशन और स्ट्रक्चरली रोल जो है इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बट इसका कंसंट्रेशन जो है 5% ही देखने को मिलेगा क्रोमोसोम में। देन उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि जैसे क्रोमैटिन विच हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम रैट लीवर कंटेन डीएनए। मतलब जो रैट का डीएनए जो है, रैट का लीवर है, उस सेल से ये जो डीएनए आरएनए प्रोटीन को जो आइसोलेट किया गया। द प्रोटीन ऑफ द क्रोमैटिन इज़ ऑफ 2 टाइप, जिसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो प्रोटीन है वो 2 तरह की होती हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। रैट लीवर क्रोमैटिन हैव बीन यूज एज ए मॉडल फॉर क्रोमैटिन। जो रैट लीवर का जो क्रोमैटिन था उसको एज ए मॉडल लिया गया इसको समझने के लिए। और जैसे बताया गया है कि इट अपोजेस ए हिस्टोन टू डीएनए रेशो नियर 1:1, a non-histone protein to DNA 0.6:1 and RNA DNA ratio 0.1:1। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीएनए का। जैसे हमने पढ़ा कि 30 से 40% इसका कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। डीएनए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट ऑफ द क्रोमैटिन सिंस इट प्ले द सेंट्रल रोल ऑफ कंट्रोलिंग हेरिडिटी। इसका मेन काम क्या है, हेरिडिटी। आज हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन का सिक्रीशन हो रहा है या कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनका सिक्रीशन हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट है, वो जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उन्हीं की वजह से हो पा रहा है ना। आज अगर हम कलर की बात करते हैं, आई कलर, हेयर कलर, ये सब कहीं ना कहीं किस चीज़ की वजह से हुआ है, ये जीन के लेवल, जीन की वजह से हुआ है। और जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग हेरिडिटी। द मोस्ट कन्वीनियंट मेजरमेंट ऑफ डीएनए इज़ पिकोमीटर। तो पिकोमीटर से हम डीएनए को जो है मेजरमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन, जैसे मैंने बताया आपको, हिस्टोन जो है हेल्प करती है डीएनए को और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में लाने के लिए।
तो हिस्टोन्स आर वेरी बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन दे हैव इनरिच्ड इन अमाइनो एसिड में रिच होती है ये प्रोटीन। स्पेशली जो अमाइनो एसिड रिच जो इसमें देखा जाता है हिस्टोन प्रोटीन में, वो कौन कौन है? आर्जिनाइन एंड लाइसिन। ठीक है, आर्जिनाइन एंड लाइसिन आर फिजियोलॉजिकल पीएच आर कैटाइनिक का नेचर होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा इनमें होते हैं, एंड कैन इंटरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद एनाइनिंग न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड या हम बोल सकते हैं डीएनए जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। उस पर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, तो जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो तभी जो है हमारा ये आर्जिनाइन जो लाइसिन का कंटेंट होने की वजह से, ज़्यादा मात्रा होने की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन जो होता है वो होता है, जिसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है बहुत ज़्यादा टाइटली जो है पैक्ड होने स्टार्ट हो जाती है डीएनए के साथ, और एक बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड या हम बोल सकते हैं कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है। दस बीइंग बेसिक हिस्टोन बाइंड टाइटली टू द डीएनए विच इज़ एन एसिड। देर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन, और हमें स्पेशली देखने को मिला है कि हिस्टोन भी जो देखने को मिली है वो कितने टाइप की हैं? 5 टाइप की होती हैं, स्पेशली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, जिनका नाम क्या है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये आगे जब हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ेंगे तो उसमें इसका और ज़्यादा डिटेल आएगा हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो हिस्टोन 1 इज़ लीस्ट रिजिडली कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। इट कंटेन 210 to 220 अमाइनो एसिड एंड मे बी प्रेजेंट बाय ए वैरायटी ऑफ फॉर्म, बट इसकी वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इवन विद इन ए सिंगल टिश्यू। H1 इज़ प्रेजेंट ओनली वंस पर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, मतलब हमें एक ही बार देखने को मिलेगा आफ्टर 200 बेस पेयर के बाद हमें एक बार ही ये प्रोटीन देखने को मिलेगी, एंड इज़ रैदर लूजली एसोसिएटेड विद डीएनए। H1 हिस्टोन इज़ एब्सेंट इन यीस्ट। ठीक है, एब्सेंट होती है यीस्ट में, और इसको हम देख सकते हैं कि ये लूजली एसोसिएट होती है डीएनए के साथ। और जैसे बाकी हमने डिस्कस की H2A, H2B, ये जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं, और ये एक तरह से ऑक्टामर की फॉर्म में हमें पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल में डिस्कस करेंगे पूरा। नेक्स्ट ये बोलता है कि हिस्टोन बिसाइड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन एंड प्ले ए रेगुलेटरी रोल इन द रिप्रेशन एक्टिविटी ऑफ द जीन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन में जैसे क्या बोला गया है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन इन क्रोमैटिन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन डिस्प्ले मोर डाइवर्सिटी। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा नंबर में, या हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। इन वेरियस ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैन वेरी फ्रॉम 12 to 20। इतनी ज़्यादा वेरिएशन हमें इसकी देखने को मिलती है। Heterogeneity of these protein is not conserved in evolution as the histone. These histone differ even between different tissue of the same organism, suggesting that they regulate the activity of specific genes. About 50% non-histone of the chromatin have been found to be structural protein and include such as कौन सी हमें non-histone हमें देखने को मिलती है, जैसे एक्टिन एंड अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन, मायोसिन, ये सारी की सारी जो प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है? ये हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन इनको हम कहेंगे। ऑल्दो फॉर सम टाइम दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन were talked to be contaminant, it is now believed that they are vital ingredient of the chromosome। तो इनको एक vital component बोला गया है क्रोमोसोम का। Functionally during chromosome condensation and in the movement of the chromosome during mitosis and meiosis। और इनको ज़्यादा कब देखा गया है? जब इनका कंडेंसेशन हो रहा है या मूवमेंट करवाना होता है क्रोमोसोम का, उस टाइम पे इसका ज़्यादा देखा गया है। Many of the remaining 50% of the non-histone including all the enzyme and factor are involved in the DNA replication, transcription and in the regulation of transcription। एंड और भी हमें इसको जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है हमें डिफरेंट जगह पे देखने को मिलती हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान,
ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जहाँ फिर हमने जब रेगुलेशन करना होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उस दौरान तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेंगे। These proteins are not as highly conserved among organisms, although they must carry out similar enzymatic activity. Apparently, they are not as important as the histone in maintaining the chromosome integrity. और ये इतनी ज़्यादा important प्ले, ऐसा नहीं है कि इनका रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है, बट जितना हिस्टोन प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट है उतना ज़्यादा इनका रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है, हिस्टोन का ज़्यादा है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा लास्ट वन जो है आरएनए। तो आरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनका जो परसेंटेज होता है वो सिर्फ 1 to 2% ही होता है, बहुत कम। ठीक है, फंक्शन किस में होगा इनका? इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन एंड टाइप फाउंड इन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में जो इनकी टाइप प्रेजेंट होती है, 3 तरह की आरएनए हमें देखने को मिलता है। mRNA जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, snRNA जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, या रेगुलेटरी आरएनए जिनमें हम miRNA या INC आरएनए बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।